दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, इस एक्ट के तहत नियुक्त प्राधिकरण, इसकी विशेषताएं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित निकाय, संरक्षित क्षेत्र, प्रमुख अनुसूचियां तथा वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की प्रमुख चुनौतियों के बारे में जानेंगे। यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में कुछ तथ्य पूछे जाते हैं। साथ ही ये टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। दोस्तों सामान्य में अगर आप जानना चाहें तो ये अधिनियम वन्य जीव, पक्षी, पौधों की सुरक्षा पर केंद्रित है और 31 अक्टूबर 2019 से ये अधिनियम पूरे देश में लागू है। यानी अब इसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भी शामिल हो गए हैं। इस तिथि से पहले ये अधिनियम अनुच्छेद 370 के प्रभावी होने से इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता था। 2003 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया था, जिसके अंतर्गत दंड और जुर्माने के प्रावधान को कठोर किया गया था। तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जंगली पशुओं तथा पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण, पशु संबंधी उत्पादों पर कानून और कानून के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान किया गया है। और इस अधिनियम में वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है और अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 4 में दर्ज किसी भी पशु का शिकार करना प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये संपूर्ण देश पर लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण देश में लागू है। कुल मिलाकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 66 धाराएं हैं और इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो उनमें से प्रत्येक के तहत रखी गई प्रजातियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती हैं। भारत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, जीव जंतुओं और प्रजातियों का घर है। विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे निर्माण, कृषि, बंदोबस्त आदि से उनके आवास नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा अवैध शिकार इन प्रजातियों के लिए एक बड़ा खतरा है। 1972 के इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार ने वन्य जीव और उनके आवास को ऐसे खतरों से बचाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों इस अधिनियम के संबंध में जो ये अधिनियम बनाया गया है, इसके इतर भारतीय संविधान में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने संविधान में वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण और उसके संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान हैं उनको शामिल किया है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है, इसके बाद भारत सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों इनमें जो 2 अनुच्छेद हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 है, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद आप जानते हैं पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। संविधान में दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 51A(G) के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है और इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो जंगल, झील, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के लिए दया करे। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक प्राधिकरण यानी अथॉरिटी के भी गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें आइए सबसे पहले जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा की गई नियुक्तियां।
तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। इसमें वन्य संरक्षण के लिए डायरेक्टर यानी निदेशक, निदेशक की सहायता करने के लिए अन्य अधिकारी और कर्मचारी, निदेशक भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सभी सामान्य और विशेष निर्देशों के अधीन होता है। इसके तहत दोस्तों केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी नियुक्तियां की जाती हैं और राज्य सरकारें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुख्य वन्य जीव संरक्षक, सहायक वन्य जीव संरक्षक और अन्य ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जो आवश्यक हैं। मुख्य वन्य जीव संरक्षक भारत की राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी सामान्य और विशेष निर्देशों के अधीन है और वन्य जीव संरक्षक और सहायक वन्य जीव संरक्षक तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी मुख्य वन्य जीव संरक्षक के अधीनस्थ होते हैं। तो ये तो था प्राधिकारी और उनकी नियुक्ति। अब आइए जानते हैं दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि इस अधिनियम के तहत शिकार का निषेध किया गया है। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1, 2, 3 और 4 के तहत देखिए, अनुसूची 1, 2, 3 और 4 के तहत सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। शिकार के निषेध के अपवाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 और 12 के तहत प्रदान किए गए हैं और इसमें धारा 11 के अनुसार मुख्य वन्य जीव संरक्षक किसी भी व्यक्ति को अधिनियम की अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट किसी जानवर का शिकार करने की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि वो विशेष जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक या खतरा हो गया है या विकलांग या वसूली से परे रोगग्रस्त है। इसमें यह भी कहा गया है कि अपने बचाव में किसी जंगली जानवर को मारना या घायल करना अपराध नहीं माना जाना चाहिए और जानवरों को सरकारी संपत्ति माना जाता है। और इसी में धारा 12 के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से जानवरों का शिकार करने की अनुमति दे सकता है। एक तो शिकार करने पर निषेध है, दूसरा निर्दिष्ट पौधों को काटने और उखाड़ने पर जो है निषेध लगाया गया है। तो इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी पौधे की प्रजाति को जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, एकत्र करने, बेचने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अपवाद स्वरूप मुख्य वन्य जीव संरक्षक संबंधित राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से निर्दिष्ट पौधों को काटने या उखाड़ने की अनुमति दे सकता है। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 मुख्य वन्य जीव संरक्षक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कुछ पौधों की खेती पर प्रतिबंध लगाता है। ये किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त डीलरों के अलावा किसी अन्य से निर्दिष्ट पौधों को खरीदने या प्राप्त करने से रोकता है। और साथ ही साथ दोस्तों आप जान लीजिए कि 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न शासी निकाय जैसे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है और इस तरह संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य को उनके कार्य और अधिकारों के साथ घोषित किया जाता है। जानवरों को उनके जीवित रहने के जोखिम के आधार पर 6 अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है और ऐसे जानवरों के संरक्षण और उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है। आइए अब जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित निकाय कौन से हैं। तो एक है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार केंद्र सरकार को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी NBLW का गठन करना चाहिए और इसमें भारत के प्रधानमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, वन और वन्य जीवन के प्रभारी मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं और उनके साथ NBWL में कई अन्य सदस्य होते हैं। बोर्ड द्वारा निर्देशित कुछ कार्यों को करने के लिए बोर्ड को एक अस्थायी समिति गठित करने का अधिकार है और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के कुछ जो कार्य हैं उनमें उचित उपाय करके वन्य जीव और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना, अवैध शिकार और वन्य जीव और उसके उत्पादों के अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के तरीके और साधनों पर नीतियां तैयार करना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना इसमें शामिल है।
साथ ही साथ इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, प्रबंधन और उन क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रतिबंध से संबंधित मामलों पर सिफारिशें देना शामिल है। साथ ही साथ देश में वन्य जीवों पर कम से कम 2 साल में एक बार रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और अन्य संरक्षित क्षेत्र की स्थापना, प्रबंधन और प्रतिबंध से मामला संबंधित और कम से कम 2 साल में एक बार रिपोर्ट देना, इस जो हमारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है उसका कार्य है। दूसरा जो है वो राज्य वन्य जीव बोर्ड है, जिसको स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड कहते हैं। तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन करना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मुख्यमंत्री या प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और वन और वन्य जीवन के प्रभारी मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। राज्य वन्य जीव बोर्ड का कर्तव्य संबंधित राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में सलाह देना जैसे संरक्षित क्षेत्रों का चयन और प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण और संरक्षण के लिए नीतियों का निर्माण, अधिनियम के तहत किसी भी अनुसूची में संशोधन शामिल है। तीसरा निकाय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार केंद्र सरकार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। इसमें एक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होने चाहिए जो 10 से अधिक न हो। और दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्राधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार देता है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किए गए कुछ कार्य जैसे चिड़ियाघरों को पहचानना या मान्यता देना, चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों के आवास, रखरखाव और पशु चिकित्सा की देखभाल के लिए न्यूनतम मानक बनाना, प्रजनन उद्देश्यों के लिए पशुओं के अधिग्रहण, विनिमय और ऋण का समन्वय करना और वनदी प्रजनन के प्रयोजनों के लिए जंगली जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करना और इस संबंध में एक चिड़ियाघर को जिम्मेदारी सौंपना। साथ ही साथ चिड़ियाघर के प्रयोजनों के लिए बंदी प्रजनन और शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुसंधान का समन्वय और कैद में पाले गए जंगली जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियों की जो है स्टड बुक का रखरखाव शामिल करना, ये इसमें शामिल हैं। साथ ही इस अधिनियम के तहत जो एक अन्य प्राधिकरण है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। तो इसके अनुसार जो है बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो कार्य करता है तो इसमें अधिनियम द्वारा प्रदान की गई एक धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी, टिकाऊ परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए टाइगर रिजर्व के भीतर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं पर टिकाऊ भूमि के उपयोग को रद्द करना, टाइगर रिजर्व के बफर और कोर एरिया में बाघ संरक्षण के लिए समय समय पर प्रोजेक्ट टाइगर के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना और उनका उचित अनुपालन शामिल करना है। साथ ही मानव और जंगली जानवरों को संघर्ष को दूर करने का उपाय करना शामिल है। इसके अलावा देखिए, बाघ और अन्य लुप्त पाए प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है। बाघ और अन्य लुप्त प्राय प्रजाति ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस पर जो नियंत्रण ब्यूरो है उसके जो कार्य हैं, इसमें विभिन्न अधिकारी, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों के कार्यों का समन्वय शामिल है। वन्य जीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना एकत्र करना, उनका मिलान करना और उसे तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रसारित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्य जीव अपराधों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना, समय समय पर प्रासंगिक नीति और कानूनों में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना शामिल है। अब आइए दोस्तों जानते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए, अभ्यारण्य, राज्य सरकार किसी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल वाले क्षेत्र को छोड़कर किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। अभ्यारण्य के रूप में माने जाने वाले क्षेत्र के लिए इसका पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी महत्व होना चाहिए। मुख्य वन्यजीव संरक्षक अभ्यारण्यों के नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। उसे अभ्यारण्यों और उसमें वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने की शक्ति प्राप्त है और मुख्य वन्यजीव संरक्षक या वार्डन किसी भी व्यक्ति को अभ्यारण्य में प्रवेश करने या रहने की अनुमति दे सकता है, जैसे कि फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन, जांच या वन्यजीवों का अध्ययन। हालांकि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित है।
इसके अलावा इसमें ड्यूटी पर लोक सेवक के अलावा कोई भी व्यक्ति, CWLW द्वारा अनुमत व्यक्ति, सार्वजनिक राजमार्ग के साथ अभ्यारण्य से गुजरने वाला कोई व्यक्ति अभ्यारण्य में प्रवेश या निवास नहीं कर सकता है। साथ ही अभ्यारण्य में जो वन्य जीवों को चोट पहुंचाने वाले रसायन, विस्फोटक या अन्य पदार्थों का उपयोग ये शामिल नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरह से वर्जित है। जैसे कि जो भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे उनसे आग लग सकता है या कोई अन्य समस्या हो सकती है और किसी आग को जलाने की गतिविधियां, ये सभी जो है दोस्तों इसमें प्रतिबंधित है। तो एक तरह से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो संरक्षित क्षेत्र हैं उसमें अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क तो राज्य सरकार उच्च पारिस्थितिक जीव, पुष्प, भू आकृति विज्ञान और प्राणी महत्व के किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। जहां तक कि अभ्यारण्य के भीतर के क्षेत्रों को भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यानों से किसी भी वन्य जीव को नष्ट करना, शोषण करना और हटाना अधिनियम के तहत निषिद्ध है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान में प्रजातियों के आवास को नष्ट नहीं कर सकता, छत या मोड़ नहीं दे सकता। और राष्ट्रीय उद्यानों से वन्य जीव को हटाना, राष्ट्रीय उद्यानों में और बाहर के व्यक्ति का परिवर्तन केवल मुख्य वन्य जीव वार्डन की अनुमति के अनुसार किया जा सकता है। और राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी पशुधन को चराना जो है प्रतिबंधित है। अब आइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र में संरक्षण रिजर्व या जो है कंजर्वेशन रिजर्व शामिल हैं। और राज्य सरकार जो है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के तहत संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व ये स्थापित कर सकता है। और इसका कार्य समुद्री दृश्य, वनस्पतियाँ और जीव तथा उनके आवासों की जो है सुरक्षा करना है। इस संरक्षण में सामुदायिक रिजर्व भी शामिल हैं। सामुदायिक रिजर्व में जब कोई व्यक्ति या समुदाय स्वेच्छा से वन्य जीव और उनके आवास के संरक्षण के लिए आगे आता है तो राज्य सरकार किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को जीवों, वनस्पतियों और पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं की रक्षा के लिए सामुदायिक आरक्षित घोषित कर सकती है। और जब कोई क्षेत्र सामुदायिक अभ्यारण्य घोषित हो जाता है तो वो क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या संरक्षण अभ्यारण्य के भीतर नहीं होना चाहिए। और सामुदायिक रिजर्व के संरक्षण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति है, जिसका गठन जो है संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तो ये तो थे दोस्तों, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए ये जान लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पे जो हमारे इतने प्रयास किए जा रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है। तो पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देना और देश में जो हमारे प्राकृतिक जानवर, पशु, पक्षी और पौधे हैं इनकी रक्षा करना है। और इस कानून ने विभिन्न प्रकार के जानवरों की प्रजातियों के लिए शिकार की सीमाएं स्थापित की हैं। कटाई, चराई और अन्य मुद्दों से संबंधित इसमें प्रावधान शामिल है। और इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची, मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले वन्य जीवों की सूची और दोस्तों ऐसे जानवर, परिभाषित वस्तु, पौध और संपत्ति की सूची शामिल है जो भारत में विस्तृत हैं। और इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी है कि इसमें शामिल कानूनों के उल्लंघन के लिए कई प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। हम बार बार इस अधिनियम की अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आइए जान लेते हैं कि ये अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं। तो अनुसूची 1 में उन लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है पहली सूची में। और इसके तहत किसी भी कानून के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जा सकता है। और पहली अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हों या वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जिससे ठीक होना संभव नहीं है। अनुसूची 1 के तहत जो सूचीबद्ध जानवर हैं उसमें काला मृग यानी कृष्ण मृग, काला हिरण, हिम तेंदुआ यानी स्लो लेपर्ड, हिमालयन भालू और एशियाई चीता ये अनुसूची 1 के तहत शामिल हैं। अनुसूची 2 के अंतर्गत आने वाले जानवरों को उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध शामिल है। और इसमें कुछ जानवरों में असमिया मकाक, हिमालयी काला भालू
इसके अलावा भारतीय नाग शामिल हैं। अनुसूची 3 और 4 ऐसे जानवरों की प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त नहीं हैं, उन्हें अनुसूची 3 और 4 में शामिल किया गया है। इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड जो है पहली 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है। अनुसूची 3 के तहत संरक्षित जानवरों में चीतल, भड़ल यानी हिमालयी नीली भेड़, लकड़बग्घा और सांभर शामिल हैं। अनुसूची 4 के तहत संरक्षित जानवरों में राजहंस यानी फ्लेमिंगो, खरगोश, बाज, किंगफिशर, मैकपाई और हार्सशू क्रैब शामिल है। अनुसूची 5 में ऐसे जंतु शामिल हैं जिसको बर्मिन परोपजीवी कहा जाता है। इसमें छोटे जंगली जीव जो रोग का परिसंचरण करते हैं, पौधों और भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, इन जानवरों का शिकार किया जाता है। इसमें जंगली जानवरों की केवल 4 प्रजातियां शामिल हैं: कौवा, फल चमगादड़, चूहा और मूषक। लास्ट की 6ठी अनुसूची है, ये निर्दिष्ट पौधों की कृषि में नियमन प्रदान करता है। इस पर स्वामित्व, इसकी बिक्री और परिवहन को नियंत्रित करता है। और इसमें जो निर्दिष्ट पौधे हैं, कृषि और व्यापार दोनों ही जो है निपुण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किए जा सकते हैं। अनुसूची 6 में संरक्षित पौधे, इसमें बेडडोम साइकैड भारतीय मूल का पौधा है, ब्लू बांडा यानी नीला आर्किड, रेड बांडा और स्लीपर आर्किड और पिचर प्लांट शामिल हैं। तो ये तो थी जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की 6 अनुसूचियाँ और इसमें शामिल जीव। अब आइए जानते हैं वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और साइट्स को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। अनुसूचियों की संख्या जो है 6 है, अब घटाकर 4 कर दी गई है। अनुसूची 1 में उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियों को शामिल किया गया है। अनुसूची 3 में सुरक्षा के कम स्तर वाली पशु प्रजातियों को शामिल किया गया है। 2 में 3 में संरक्षित पौधों की प्रजातियां हैं और 4 साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए है। अधिनियम धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हाथियों के उपयोग की अनुमति देता है। लास्ट में आइए देख लेते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो इसमें से एक चुनौती तो है जागरूकता का अभाव। 1972 में यानी 52 साल से अधिक वर्षों से लागू होने के बावजूद प्रभावी रूप से आम जनता तक नहीं पहुंच पाया है। बहुत से लोग अभी भी वन्यजीव संरक्षण के महत्व और इससे संबंधित कानूनों के बारे में नहीं जानते हैं। दूसरी चुनौती मानव और वन्यजीव संघर्ष है। मानव आबादी में वृद्धि और वन्यजीव आवासों में उनके अतिक्रमण के कारण मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष होता है। इसमें अक्सर वन्यजीवों की हत्या होती है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अवैध है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है अवैध वन्यजीव व्यापार। तो वन्यजीवों के व्यापार में वृद्धि हुई है। कड़े कानून के बावजूद वन्यजीव उत्पादों का अवैध शिकार और अवैध व्यापार जारी है। एक और कमी समन्वय का अभाव है। तो वन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसी जैसे पुलिस, सीमा शुल्क और राजस्व विभाग के मध्य समन्वय की कमी है। इसलिए इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना और अवैध वन्यजीव पर नियंत्रण लगाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ एक और कमी या चुनौती ये है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जो दंड है वो निवारक के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त कठोर नहीं है। अपराधियों पर प्रभाव डालने के लिए जुर्माना और सज़ा बहुत कम होती है, इसलिए लोग इससे डरते नहीं हैं। साथ ही साथ एक अन्य चुनौती सामुदायिक भागीदारी का अभाव है। तो स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना संरक्षण का प्रयास सफल नहीं हो सकता। हालांकि वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में अक्सर सामुदायिक भागीदारी की कमी देखी जाती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक और चुनौती जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज ये वन्यजीव आवास के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। इससे मौजूदा खतरा वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा होने की संभावना करता है और WPO को वन्यजीव और उनके आवासों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बहुत ही विस्तार से WPA यानी वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और 2022 के किए गए संशोधनों के बारे में
महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है और ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को, तथ्यों को और ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।